सभी उपस्थित छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। उम्मीद है आप सभी शुद्ध मन से स्थिर और एकाग्रता के साथ पढ़ाई करने के लिए बैठे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके पास अवश्य ही एक कॉपी और कलम है। कुछ ये ऑनलाइन क्लास में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं, उसे क्लास देखना नहीं होता है, उसे कुछ समझना और पढ़ना नहीं होता है। वो चैनल को खोलते हैं, डिसलाइक करते हैं, चले जाते हैं। उस तरह के विद्यार्थी को, उस तरह के किसी भी व्यक्ति को भगवान सद्बुद्धि दें। उससे किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, वो खुद अपना ही संस्कार को खोते हैं। इसलिए आप सभी से यही कहना है कि आप अपनी कॉपी और कलम लेकर मन से पढ़ने बैठें और कुछ भी चैटिंग पर ज़्यादा इस बातों पर ध्यान ना दें। अब गौर करें, हम लोग अभी चल रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन और लेंस चैप्टर पर। हम लोग चल रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड लेंस चैप्टर पर। ये चैप्टर पता ही होगा बहुत दिनों से चल रहा है, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत टिपिकल चैप्टर है। ऐसा कोई साल नहीं हुआ जबकि किसी भी बोर्ड में, एनी टाइप ऑफ बोर्ड, मे बी बिहार बोर्ड, झारखंड, सीबीएसई, आईसीएसई, कोई बोर्ड हो, सारी बोर्ड में ऐसा कोई साल नहीं हुआ कि इससे क्वेश्चन नहीं आता है। हर साल आता है इस चैप्टर से क्वेश्चन। ऐसा कोई साल नहीं हुआ जब कंपटीशन जी मेंस, एडवांस और नीट में क्वेश्चन नहीं आया। हर साल आता है इससे क्वेश्चन। इसलिए चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। आप धैर्यपूर्वक पढ़ाई करें, मन से पढ़ाई करें। इसलिए इसमें क्या समय लग रहा है, ये बात गौर करने का नहीं है। अगर लंबा और टिपिकल चैप्टर होगा तो समय तो लगेगा ही। किसी चीज़ों को समझने में के लिए आपको समय तो देना ही पड़ेगा। इसलिए समय लग रहा है, उससे घबराने की बात नहीं है। सारा कोर्स, पूरा सिलेबस 100% कंप्लीट करेंगे। आज तक के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे यहाँ कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। हर एक पॉइंट पढ़ाते हुए आपका कोर्स कंप्लीट करेंगे। उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत ये है कि आप जो अभी चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, उसको आप कितनी गंभीरता के साथ पढ़ रहे हैं, उसकी कितनी अच्छी तरह से आप पकड़ उस पर मजबूत बना रहे हैं। तो आज इस चैप्टर में अगला पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। डिस्प्लेसमेंट मेथड ये इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है। तो चलते हैं हम लोग अब डिस्प्लेसमेंट मेथड पर। डिस्प्लेसमेंट मेथड, विस्थापन विधि। देखिए भाई, डिस्प्लेसमेंट मेथड बोर्ड में नहीं आएगा, बोर्ड में कभी नहीं आएगा, लेकिन बोर्ड में इस पर न्यूमेरिकल आता है। कंपटीशन में तो न्यूमेरिकल इस पर अक्सर आता है। तो अब ध्यान देना है डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या है, इसमें हम लोग क्या निकालने वाले हैं। दिस मेथड is useful for a lens
if the distance between optical bench is greater than or equal to 4 times of focal length of lens। ठीक से दिख रहा है ना? क्लियर दिख रहा है? दिस मेथड is useful for a lens if the distance between optical bench is greater than or equal to 4 times of focal length of lens। इसका हिंदी, यह विधि उस लेंस के लिए उपयोगी है, यह विधि उस लेंस के लिए उपयोगी है यदि प्रकाशीय बेंच की दूरी, यदि प्रकाशीय बेंच की दूरी उस लेंस के फोकस दूरी के 4 गुने से, उस लेंस के फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक या बराबर हो, उस लेंस के फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक या बराबर हो। अब इसका फिगर पे ध्यान देना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। डिस्प्लेसमेंट मेथड इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन but it is most important for competitive examination। फिगर, फिगर थोड़ा बड़ा करके बना रहे हैं। ये लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है O, हाइट मान लिए h1, लाइट आया, एक तरह से स्क्रीन है, स्क्रीन का मतलब क्या होता है? पर्दा, और ये ऑब्जेक्ट है, लाइट आया और यहाँ से इमेज बना I1। अब ध्यान देना है, ये एक लेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें प्रकाशीय बेंच, ऑप्टिकल बेंच मतलब ऑब्जेक्ट से स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है। तो ऑब्जेक्ट से स्क्रीन के बीच का ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ए नहीं मानकर हम लोग क्या मान ले रहे हैं? कैपिटल डी मान लिए। इस डिस्टेंस को क्या मान लिए? कैपिटल डी मान लिए। कहाँ से? ऑब्जेक्ट से लेकर के स्क्रीन तक का डिस्टेंस कैपिटल डी मान लिए। अब इसका इमेज यहाँ बन रहा है। अब इसी का दूसरा इमेज उसी जगह प्राप्त करने के लिए वहीं पर इसको कहाँ पे ले जाएं ताकि उसका इमेज वहीं बन जाए, तो इसीलिए इसको डिस्प्लेसमेंट का मेथड कहते हैं, क्योंकि लेंस को हटाना पड़ता है। इधर लेंस को कहाँ पे रखें ताकि इसका जो इमेज है इसका वहीं फिर इमेज प्राप्त हो जाए, इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट मेथड नाम पड़ा। तो इसको हम लोग अब एक तरह से वर्चुअल लेंस लेते हैं, क्योंकि रियल लेंस ये नहीं है,
उसको वहाँ से हटाते हैं, हटा कर देखते हैं कि इसका इमेज इधर से फिर यहीं कब बनेगा। तो उसके लिए यहाँ पर डॉटेड लाइन से ले रहे हैं, ये काल्पनिक है, और यहाँ पर इसको हम लोग यहाँ गया और फिर यहाँ गया और ये क्या हो गया, I2 हो गया। ये पॉइंट को हम लोग मान लिए P, इतना सा हाइट हो गया H2 और इतना सा हाइट हो गया H1। इस लेंस के लिए नाम L1, ये इसका काल्पनिक है L1 डैश। यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया U, इसका इमेज डिस्टेंस हो गया V। इधर से अब ऑब्जेक्ट, क्योंकि वहाँ इमेज बनना है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U और ये हो गया इमेज डिस्टेंस B। और दोनों लेंस के बीच का, यानी कि रियल और वर्चुअल लेंस के बीच का डिस्टेंस क्या मान लिए, D मान लिए, स्मॉल d मान लिए। अब एक बार फिगर को ध्यान से समझना है, एक बार फिगर फिर से समझा रहे हैं, गौर करना है। पहले ये समझना है हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं। पहले ये जब तक माइंड में नहीं रहेगा तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। तो कुछ स्टूडेंट का होता है, एक बार सर फिगर फिर से बताएं, एक बार फिगर फिर से बताएं। फिगर एक बार फिर से क्यों? क्योंकि आपने पहली बार ध्यान नहीं दिया। अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी पहली बार ध्यान नहीं दे रहा है, फिर दूसरी बार भी नहीं तो फिर तीसरी बार, लेकिन आप अगर कंसंट्रेशन में पढ़ाई करते हैं तो एक बार में समझ में आ जाएगी। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट मेथड, विस्थापन विधि। क्यों नाम पड़ा इसका डिस्प्लेसमेंट मेथड, वो भी समझाएंगे। समझिए, गौर से ध्यान देकर समझिए। ये ऑब्जेक्ट है और ये पर्दा है, स्क्रीन है जहाँ इमेज बन रहा है। इस लेंस के द्वारा इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बन रहा है। तो इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, इमेज डिस्टेंस V और टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, कैपिटल D। अब इस जगह ध्यान देना है, इस लेंस के द्वारा इमेज यहाँ बन गया। अब ये जो बना ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा और इसका इमेज बनाना है वहीं पर। तो क्या करेंगे, इस लेंस को हटा कर देखेंगे कि कहाँ पर इसको रखना है। जहाँ पर रखने से इसका इमेज फिर वहाँ बन जाए, इसलिए इधर इमेज डिस्टेंस हो गया V, इधर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया U। तो इसका इमेज फिर अगर वहीं बन जाए, इसीलिए इसको हटाकर विस्थापित करके देखा जाता है कि कब उसका इमेज वहाँ बनेगा। इसलिए इस मेथड का नाम क्या पड़ा, डिस्प्लेसमेंट मेथड फॉर किसके लिए, लेंस के लिए। और अब हम लोग फिगर समझ गए हैं, अब ध्यान देना है। यहाँ पर कुछ चीज़ों को इस तरह लेट डिस्टेंस बिटवीन बोथ पोजीशन ऑफ लेंस। लेंस के ये पोजीशन और ये पोजीशन, दोनों पोजीशन के बीच का डिस्टेंस कितना, स्मॉल d। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, इसी को ऑप्टिकल बेंच बोलते हैं। इट इज कॉल्ड ऑप्टिकल बेंच। और ये डिस्टेंस हम लोग कितना मान लिए, कैपिटल D। और ये लेंस है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज इक्वल टू क्या मान लिए, F। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, माना कि लेंस के दोनों स्थितियों के बीच का दूरी D है, स्मॉल d। वस्तु और पर्दा के बीच का दूरी D है, कैपिटल D। लेंस का फोकस दूरी F है। इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको नोट कर लिए। फिगर तो अभी रखना पड़ेगा क्योंकि फिगर से ही भी हम लोग सब मान निकालेंगे। इसको आप सब नोट कर लिए हैं।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट और कॉम्प्लेक्स थ्योरी है ये, ध्यान से समझिए। भारी भारी कुछ नहीं होता है, अगर आप समझ जाते हैं तो वो हल्का है, नहीं समझ रहे किसी छोटे चीज़ों को भी तो भारी है। इसलिए भारी हल्का कुछ नहीं है, मन को शांत करके पढ़ें, हर चीज़ समझ में आ जाएगी। चलिए देखते आगे। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं u प्लस भी, u इतना सा u प्लस भी इक्वल टू कितना है d, कैपिटल D। इक्वेशन नंबर 1। आगे भी है ये, u है ये भी है, तो v माइनस u इक्वल टू स्मॉल d, v माइनस u इक्वल टू स्मॉल d। इक्वेशन 2 यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 9। फिर से ध्यान दीजिए, सब फिगर में साफ है, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। u प्लस भी इक्वल टू d, और ये v माइनस u इक्वल टू d, स्मॉल d। अब इक्वेशन 1 2 से चलेंगे, बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से। ये हो गया u प्लस भी इक्वल टू d, v माइनस u इक्वल टू स्मॉल d। ये u प्लस u माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 2v इक्वल टू d प्लस d। तो v का मान कितना आ गया, d प्लस d बाय 2, d प्लस d बाय 2। ये हो गया इमेज डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो अगर हमें स्मॉल d कैपिटल D का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है और इमेज डिस्टेंस पूछता है, तो हम इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो हम लोग इस फार्मूला से इमेज डिस्टेंस आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर इमेज डिस्टेंस के लिए v इक्वल टू कैपिटल D प्लस स्मॉल d बाय 2 निकल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं u का वैल्यू। तो u का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से u का वैल्यू कैसे निकलेगा, u प्लस भी इक्वल टू कितना है, कैपिटल D। u का मान क्या हो जाएगा, कैपिटल D माइनस स्मॉल भी, है ना। u का मान कितना हो जाएगा, कैपिटल D माइनस स्मॉल भी। यहाँ पर u इक्वल टू कैपिटल D माइनस स्मॉल भी का वैल्यू कितना है, यह है कैपिटल D प्लस स्मॉल d बाय कितना 2, कैपिटल D प्लस स्मॉल d बाय 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2d माइनस d, तो ये हो जाएगा 2d माइनस d और बाय कितना 2। यहाँ पे देख सकते हैं स्मॉल u का मान d माइनस d बाय 2, यहाँ पे नीचे तक दिख रहा है ना। देख तो रहा है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे इमेज डिस्टेंस निकाल लिए, कैपिटल D प्लस स्मॉल d बाय 2। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल लिए, कैपिटल D माइनस स्मॉल d बाय 2। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड is most important for competitive examination. It is also important to solve the different type of numericals, and this method is most helpful to obtain the focal length of lens, to obtain the size of image when two different size of image are given। ये हम लोग तब यूज करते हैं जब दो अलग अलग प्रतिबिंब का आकार दिया हुआ हो और वहाँ पर वस्तु का आकार पूछा गया हो। ऐसा थ्योरी आप पीछे अभी तक नहीं पढ़े हैं, इसलिए ये थ्योरी भी अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए, यहाँ तक नोट हो गया है।
अब आगे हम लोग चलें। अब आगे चलते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस निकल गया है। अब यहाँ पे वी हैव बाय लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला से, लेंस फार्मूला क्या है भाई? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। लेंस फार्मूला तो यही है ना, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब हम लोग u और v जो निकाले हैं इसको यहाँ पर पुट करेंगे। v का मान रखेंगे यहाँ पर, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2/d प्लस d माइनस u का मान जब रखेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/d माइनस d 1/f। साइन कन्वेंशन रूल बोले थे हर जगह यूज करना है, थ्योरी में भी न्यूमेरिकल में भी साइन कन्वेंशन रूल हर जगह लगाया जाता है। अब ये u है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो इधर है, यहाँ इधर इस तरफ, और ये इधर है, तो v का मान पॉजिटिव और u का मान निगेटिव। तो यहाँ पर तब साइन कन्वेंशन रूल से माइनस लग जाएगा, ये प्लस रहेगा, ये प्लस रहेगा क्योंकि कन्वेक्स लेंस है, और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि बाईं ओर पर रहा है, इसलिए माइनस हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको अब सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो गया, बच गया 1/D प्लस स्मॉल d माइनस 1/D माइनस स्मॉल d इक्वल टू कितना? 1/f। अब हम लोग इसका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिए D माइनस स्मॉल d, ये इधर है तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया है? प्लस। तो यहाँ पे हो गया, ये टर्म इधर है, यहाँ पे प्लस है और ये भी प्लस है, इक्वल टू कितना है? 1/f। कौन कैंसिल होगा? माइनस d स्मॉल प्लस d, ये हो गया 2 इंटू d प्लस d, कितना? 2d, और ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, d स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर इक्वल टू 1/f। अब यहाँ पे कितना आ गया? और ये आ गया 4d, 2 इंटू 2d 4d, और ये है d स्क्वायर कैपिटल माइनस स्मॉल इक्वल टू क्या है? 1/f। अब हम लोग इस तरह फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। फोकल लेंथ डिस्प्लेसमेंट मेथड से निकल गया, ये टर्म उलट जाएगा, कैपिटल D स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर बाय 4d। तो ये डिस्प्लेसमेंट मेथड से हम लोगों को फोकल लेंथ का मान निकला। फोकल लेंथ का मान निकला, उस लेंस के लिए कैपिटल D स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर बाय 4d। अब ध्यान देना है, एक बार फिगर पर, ये लेंस है, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट यहाँ है, इसका इमेज यहाँ बन रहा है स्क्रीन पर। अब इस लेंस को हटाते हैं, हटा कर देखते हैं कि कहाँ पर रखें ताकि इसका जो इमेज है वो फिर यहाँ बन जाए। उसके लिए इसको मान लिए d डिस्टेंस पर रखें। टोटल डिस्टेंस क्या है? कैपिटल D। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? u। इमेज डिस्टेंस क्या है? v। फोकल लेंथ क्या है? f। तो हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस निकाल लिए फिगर से, उसके बाद क्या लगा दिए? लेंस फार्मूला सॉल्व कर दिए, फोकल लेंथ का मान आ गया। इससे आपका बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, चाहे कोई भी कंपटीशन हो, चाहे
कोई भी बुक हो सब में आपको इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स मिलेगा। इसलिए ये फार्मूला को याद रखें। फोकल लेंथ का मान होता है कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर बाय कितना 4D। नोट कीजिए। अब इसमें और है, हम लोगों को निकालना है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में। तो पहले इसको नोट कर लेना है। एक बार फिर से समझा देते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है u, इमेज डिस्टेंस कितना है v। अब इसका ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ, इसका इमेज यहाँ बना, इसको हटा के यहाँ लाए, इसी लेंस को हटा के यहाँ लाए, इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हो गया, क्योंकि ये अब ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसका इमेज कहाँ बनेगा यहाँ, तो फिर ये इमेज डिस्टेंस हो गया। टोटल डिस्टेंस क्या है कैपिटल D, दोनों के बीच का स्मॉल d। चलिए अब नोट हो गया है। आगे फॉर लेंस L1 लेंस के लिए चलते हैं। जब हम लोग L1 लेंस के लिए चलते हैं तब गौर करना है कि L1 लेंस के बारे में मैग्नीफिकेशन L1 लेंस के बारे में अब आवर्धन को समझना है। तो आवर्धन के बारे में समझना है, तो यहाँ पर आवर्धन तो कई तरह से बताए थे। यहाँ पर लीनियर मैग्नीफिकेशन को हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर M1 पहले लेंस के लिए हो जाएगा इमेज डिस्टेंस V बाई U। इक्वेशन पीछे हम लोग कुछ माने थे, यहाँ पर हम लोग मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 इसके लिए। और फिर हाइट के रूप में इसका हाइट कितना है h1, और ऑब्जेक्ट का क्या है, यहाँ भी h1 है, यहाँ भी h1। तो यहाँ पे क्या मान लेंगे h, यहाँ पे क्या हो गया h1, यहाँ पे क्या हो गया h2। तो हम लोग देख सकते हैं m2 का मान तब क्या हो जाएगा, m2 का मान हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज पहले लेंस के लिए, यानी कि शुरू वाला लेंस के लिए, और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h। इक्वेशन नंबर हो गया 4। अब हम लोग निकाल लेते हैं फॉर लेंस L1 डैश के लिए, जो कि काल्पनिक है, L1 डैश के लिए निकाल लेते हैं L1 डैश। तो ये लेंस L1 है ओरिजिनल और ये L1 डैश है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है, इसका मैग्नीफिकेशन कितना कितना होगा। तो इसका मैग्नीफिकेशन जब निकालेंगे बच्चों तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैग्नीफिकेशन M2 यहाँ हो जाएगा, इसके लिए U और बाय V उल्टा है, इसलिए यहाँ पर U बाय V। इक्वेशन नंबर हो गया 5। और फिर हाइट के रूप में क्या होगा, हाइट के रूप में होगा इसका h2 और इसका h। तो यहाँ पर हो गया h2 बाय h। इक्वेशन नंबर 6। अब हम लोग 1 and 5 को मल्टीप्लाई करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 ने 3 and 5। 1 तो पहले लिए थे, ये 3 and 5 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय, या ऐसे लिख लेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा m1 इंटू m2, m1 इंटू m2 LHS, और फिर RHS V बाई U इंटू U बाई V। यहाँ पर m1 इंटू m2 कितना हो गया 1, भी कैंसिल हो गया, यो भी कैंसिल हो गया। अब अगेन अब 3 and 5 को मल्टीप्लाई किए थे, तो
तो M1 M2 का मान क्या आ गया 1। 3 और 5 को मल्टीप्लाई किए थे, M1 M2 कितना आ गया 1। 3 इक्वेशन 5 इक्वेशन को मल्टीप्लाई किए, M1 M2 कितना आया 1। अब 4 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 6। इक्वेशन 4 को और इक्वेशन 6 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब 4 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर M1 इंटू M2 इक्वल टू क्या हो गया H1/H, ये हो गया H1/H और इंटू हो गया H2/H। तो यहाँ पर M1 M2 कितना है 1, यहाँ पर M1 M2 कितना है H1 इंटू H2/H इंटू H। नीचे तक सबको दिख रहा है, चेक कर लेते हैं सबको दिख रहा है। क्लियर है, अब सभी को क्लियर दिख रहा है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर फिगर को ओमिट कर सकते हैं क्योंकि फिगर का काम कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से फिगर तो ये फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट मेथड फॉर लेंस के नाम से जाना जाता है, बहुत ही फेमस प्रसिद्ध फार्मूला है। अब यहाँ से हम लोग आगे नाउ वी हैव M1 इंटू M2 का मान क्या है 1, M1 इंटू M2। नीचे M1 इंटू M2 का मान कितना आया है H1 H2, H इंटू H कितना हुआ H स्क्वायर। M1 M2 का मान यहाँ पर कितना है 1, तो M1 M2 का मान यहाँ पर 1 रखे, वहाँ निकाला हुआ है M1 M2 का मान 1 निकाला हुआ है और यहाँ पर M1 M2 का मान 1 रखे। ये हो गया H1 H2/H स्क्वायर और H इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर H1 इंटू H2। क्या निकला हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू रूट अंडर हाइट ऑफ फर्स्ट इमेज इंटू हाइट ऑफ सेकेंड इमेज। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्या निकला रूट अंडर हाइट ऑफ फर्स्ट इमेज इंटू हाइट ऑफ सेकेंड इमेज। इसी फार्मूला को किसी किसी बुक में हो सकता है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर ओ से डिनोट करते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को, हाइट ऑफ इमेज को, पहला इमेज को I1 और दूसरा इमेज को I2। तो किसी किसी बुक में हो सकता है इस रूप में मिलेगा। तो ये दोनों एक ही चीज़ है, बोथ आर इक्वल नो डिफरेंट। तो यहाँ पर दोनों एक ही चीज़ है। तो इस तरह से हम लोग इसमें इक्विवेलेंट सिस्टम को ऑपरेट करते हुए डिस्प्लेसमेंट मेथड में फोकल लेंथ लेंस का प्राप्त किए और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्राप्त किए जब दो अलग अलग इमेज बन रहा हो। तो जब दो अलग अलग इमेज बनता हो एक ही सिस्टम में किसी ऑब्जेक्ट का, तब उसका हाइट ऑब्जेक्ट का कितना होगा इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसका उपयोग हम लोग आगे बहुत से चीज़ों में करेंगे। इस पर न्यूमेरिकल्स भी अक्सर एग्जाम में आते रहता है। तो ये था डिस्प्लेसमेंट मेथड। इसके साथ ही ये चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड लेंस चैप्टर का थ्योरी कंप्लीट हुआ। ये कई लगभग 15, 16, 17 दिनों से चल रहा है और लंबा, बहुत सारा लॉन्ग थ्योरी भी था इसमें, बहुत सारा शॉर्ट भी था, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। आपने देखा, आपने पढ़ा, समझा। इसे अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें और आगे अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पर। सबका नोट हो गया है? बार ध्यान से देख लें। लेंस L1 के लिए, लेंस L1 डैश के लिए 3 और 5 को मल्टीप्लाई किए
m1 इंटू m2 1 आ गया 3 एंड 5 से, और 4 एंड 6 को मल्टीप्लाई किए, m1 इंटू m2 का मान h1 इंटू h2 बाय h इंटू h आ गया, m1 इंटू m2 h इंटू h बाय h स्क्वायर हो गया, और इसका मान 1 यहाँ से रखे, m1 m2 इक्वल टू 1 यहाँ से रखे, और फिर सॉल्व किए, इसका फॉर्मूला आ गया। तो ये था डिस्प्लेसमेंट मेथड फॉर लेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी। और अब आगे है इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। देखिए भाई, अब हम लोग कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पर चल रहे हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस नंबर 1, on what factors the focal length of lens is depend। ध्यान देना है, हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड लेंस का सारा थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें अब कुछ भी नहीं है। अब ध्यान देना है हम लोगों को कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पर। इसमें हम लोगों का माइंड सोचने के लिए प्रेरित होगा, समझने के लिए प्रेरित होगा, और ये सोचने की शक्ति आपकी बढ़ाएगा। और सोचने की शक्ति साइंस में हर स्टूडेंट को होनी चाहिए। और अगर ये शक्ति आप में नहीं है सोचने की, तो फिर आप जब सोच नहीं सकते तो फिर साइंस को कैसे संभाल सकते। इसलिए ऐसा क्वेश्चन पर ध्यान देना है। ऑन व्हाट फैक्टर्स द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज डिपेंड। लेंस की फोकस दूरी किन कारकों पर निर्भर करती है। लेंस की फोकस दूरी किन कारकों पर निर्भर करती है। लेंस की फोकस दूरी किन कारकों पर निर्भर करती है, यही क्वेश्चन है। तो लेंस की फोकस दूरी किन कारकों पर निर्भर करती है, ये अब हम लोगों को बताना है। देखिए, ये लेंस है, लेंस का अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। लेंस पर जो लाइट आएगा, किस कलर का लाइट आ रहा है, उस पर भी इसका फोकस दूरी निर्भर करेगा, है ना। तो किस कलर का लाइट आ रहा उस पर निर्भर करेगा। और ये लेंस किस पदार्थ से बना है, इसका अपवर्तनांक कितना है, इस पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज डिपेंड। लेंस की फोकस दूरी निर्भर करती है। नंबर 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। पहला, लेंस की फोकस दूरी निर्भर करती है। पहला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, लेंस के अपवर्तनांक पर, लेंस के अपवर्तनांक पर, म्यू पर। नंबर 2, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या पर, वक्रता त्रिज्या पर। नंबर 3, कलर ऑफ लाइट, प्रकाश के रंग पर, कलर ऑफ लाइट, प्रकाश के रंग पर। क्योंकि अगर हम रेड कलर का लाइट देंगे तो उसका फोकस अलग बनेगा, अगर हम
ग्रीन कलर का देंगे, उसका फोकस अलग बनेगा। तो सभी रंगों के प्रकाश को लेंस से गुजारने पर उसका फोकस अलग अलग दूरी पे बनेगा। इसका मतलब है कि फोकस दूरी जो लेंस का है वो प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। तो पहला बात, फोकस दूरी लेंस का प्रकाश के रंग पर निर्भर किया। दूसरा बात, वक्रता त्रिज्या पर निर्भर किया। तीसरा बात, लेंस के अपवर्तनांक पर निर्भर किया। याद हुआ? लेंस की फोकस दूरी किस किस बात पर निर्भर करती है? किस पर? अपवर्तनांक पर, जिससे वो लेंस बना है, वक्रता त्रिज्या पर, और अलग अलग रंगों के प्रकाश पर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। If a lens is placed in water, then what is effect on focal length of lens? देखिए भाई, ये सब क्वेश्चन जो बता रहे हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। आप न्यूमेरिकल के लिए भी आराम से मूव करेंगे। आप एग्ज़ाम में भी इसे क्वेश्चन का आराम से जवाब दे पाएंगे। इसलिए इस सब क्वेश्चन पर सावधानी से ध्यान देना है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 हिंदी है। यदि एक लेंस को, इसका हिंदी बोल रहे हैं, यदि एक लेंस को पानी में डुबा दिया जाए, यदि एक लेंस को पानी में डुबा दिया जाए, तब उसके फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तब उसके फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? एक बार फिर से मिला लीजिए। यदि एक लेंस को पानी में डुबा दिया जाए, तब उसके फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर हम अब इस क्वेश्चन का जवाब समझ जाएं कि एक लेंस को पानी में डुबा दिया जाए, इसका मतलब पहले लेंस कहाँ था? हवा में। तो पहले कहाँ था? हवा में। हवा से कहाँ डुबा रहे? पानी में। अगर हम ये सीख गए, तो अगर कहेगा कि एक लेंस को किरासन तेल में डुबा दिया जाए, एक लेंस को तारपीन में डुबा दिया जाए, तो जैसे हम इसका बनाएंगे वैसे आप उसका बना सकते हैं आराम से। तो एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए ध्यान दें। तो यहाँ पर अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि लेंस कहाँ है? हवा में है। तो इन एयर, ये जब हवा में है लेंस, तो 1/f एयर इक्वल टू, ये हो जाएगा μ2/μ1। तो यहाँ पर μ2/μ1 मतलब एयर टू, ये ग्लास, -1, और ये फार्मूला होता है 1/r1 - 1/r2। इस फार्मूला का क्या नाम है? याद है किसी को? इस फार्मूला का क्या नाम है? लेंस मैकर्स फार्मूला। इस फार्मूला को लेंस मैकर्स फार्मूला कहते हैं। यहाँ पर ए एयर को इंडिकेट कर रहा है और ग्लास कांच को। तो यहाँ पर ऐसा क्यों लिए? क्योंकि ये जो लेंस अभी है, ये लेंस किस चीज़ से बना है? कांच से, इसलिए ग्लास। ये लेंस अभी कहाँ है? हवा में, इसलिए यहाँ पर एयर। तो एयर टू ग्लास। इसको अब सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, 1/f इक्वल टू μg, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, तो μg/μa -1, 1
बाय R1 माइनस 1 बाय R2। अब इसे 1 बाय F एयर। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 3/2। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बताए थे? 1 माइनस 1, 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का और एयर का पुट कर दिए। अब इसे सॉल्व करते हैं। 1 बाय F एयर, 3/2 माइनस 1 कितना? 1/2, और ये 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। इक्वेशन फर्स्ट हम लोगों के सामने आ गया। इक्वेशन फर्स्ट आ गया। कब आया इक्वेशन फर्स्ट? जब ये लेंस अभी कहाँ है? एयर में है। अब लेंस को कहाँ ले जा रहे हैं? वाटर में। तब चलते हैं, लेंस को वाटर में ले जा रहे हैं। इन वाटर में ये जो लेंस है, अब वही लेंस है, और ये लेंस बना तो उसी कांच से है, लेकिन अब डुबाए कहाँ? वाटर में। तो हो जाएगा 1 बाय FW। यहाँ एयर था, यहाँ पे W। ये हो गया म्यू एयर, वाटर में आ गया ना। अब ये वाटर और ये ग्लास माइनस 1, और ये 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। अब इसे सॉल्व करते हैं। 1 बाय FW, ये हो गया म्यू जी बाय म्यू W माइनस 1, 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। अब 1 बाय FW, ग्लास का कितना? 3/2, और वाटर का 4/3। तो ये उल्टेगा तो कितना हो जाएगा जी? 3/4, और माइनस 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। कितना हो गया? ग्लास का 3/2, वाटर का 4/3, उलट गया। कितना हो गया? 3/4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे 1 बाय FW, 3 इंटू 3 9 बाय 8 माइनस 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। तो 9 बाय 8 माइनस 1 कितना होता है? 1/8। तो 9 बाय 8 माइनस 1 बाय 8, 1/8 हो गया ये। और यहाँ पर 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? ये 2 आ गया। तो इक्वेशन 2 कब आया? वाटर में। इक्वेशन 1 कब आया है? हम लोगों को एयर में। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि जब एक लेंस को हवा से कहाँ डुबा दिए? पानी में, उसके फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन है, जब एक लेंस को हवा से कहाँ डुबाए? पानी में, उसके फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? हम लोग पूरा कैलकुलेशन कर चुके हैं। अब तुरंत बता सकते हैं पल भर में कि फोकस दूरी क्या होने वाला है। देखिए, एयर में इतना है फोकस दूरी का मान, वाटर में इतना है, तो एयर में इतना, वाटर में कितना, क्या करना पड़ेगा? कंपैरिजन। तो कंपैरिजन कर लेते हैं। तो कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे 1/2, ये 1/F है, ये 1/FW है ना। LHS का LHS से डिवाइड हुआ। फिर 1/2, 1/R1 माइनस 1/R2, ये 1/8, 1/R1 माइनस 1/R2। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से हम लोग पूरा वैल्यू को पुट कर दिए। यहाँ पर ये टर्म क्या हो गया? कैंसिल हुआ। यहाँ पे नीचे वाला टर्म ऊपर आ गया। ये हो गया FW/FA, ये 8 ऊपर आ गया।
8/2 FW इक्वल टू कितना 4FA। क्या साबित हुआ कि किसी लेंस को जब हवा से पानी में डुबाया जाता है उसकी फोकस दूरी 4 गुनी हो जाती है। क्या जवाब देंगे? यदि किसी लेंस को हवा से पानी में डुबाया जाता है उसकी फोकस दूरी 4 गुनी हो जाएगी। अगर किसी लेंस की फोकस दूरी मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है और उसको हम पानी में डुबा दिए, फोकस दूरी कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। तो याद रखें कि अगर हम किसी भी लेंस को हवा से पानी में डुबाते हैं उसकी फोकस दूरी 4 गुनी हो जाती है। अब क्वेश्चन दे देगा कि उसकी क्षमता क्या हो जाएगी, तो क्षमता 1/4 हो जाएगी, है ना। तो इसको नोट कर लें, उसको भी यहाँ समझा देते हैं कि उसकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हैंस अब गौर करना है यहाँ पर। इस स्थिति में हम लोग देख सकते हैं कि अब चूंकि हम लोग प्रूव कर चुके हैं FW इक्वल टू 4FA, यानी कि वाटर में लेंस का जो फोकल लेंथ है वो एयर के रेस्पेक्ट में 4 टाइम्स है ना। प्रूफ हो चुका है। ये अब कहने सुनने की बात नहीं है, ये कहने सुनने की बात नहीं है, प्रूव हो गया है कि लेंस को हवा से जब पानी में डुबाएंगे फोकस दूरी 4 गुनी हो जाएगी। अब ध्यान देना है पावर क्या होगा। बताए होंगे लेंस का पावर P इक्वल टू 1/F होता है। तो यहाँ पर FW हो जाएगा 1/PW, ये 4 हो जाएगा 1/P एयर। तो यहाँ पर PW इक्वल टू P एयर बाय 4। इसका मतलब लेंस का जो क्षमता है वो 1/4 हो जाएगी और लेंस की जो फोकस दूरी है वो 4 गुनी हो जाएगी। तो लेंस की फोकस दूरी हवा से पानी में डुबाने पर 4 गुनी होती है, जबकि लेंस की क्षमता 1/4 हो जाती है। क्लियर है सबका? सब कोई समझ रहे हैं? तो लेंस की क्षमता 1/4 हो जाएगी और फोकस दूरी 4 गुनी हो जाएगी। नोट कीजिए। क्लियर? सबको दिख रहा है? साफ है? तो नोट कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। लेंस की फोकस दूरी हवा से पानी में डुबाने पर 4 गुनी हो जाती है और लेंस की जो क्षमता है वो 1/4 हो जाती है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 में है why the star is twinkle। देखो भाई, इसका मतलब हुआ कि तारा क्यों चमचमाता है या तारा क्यों टिमटिमाता है, यही कहा जाता है कि तारा टिमटिमाता है। तो प्रश्न है तारा क्यों टिमटिमाता है। तो जवाब देना है इसका, तारा क्यों टिमटिमाता है। तो देखिए यहाँ पर ये अर्थ सरफेस है
और सरफेस के पास एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है ना। तो यहाँ पर क्या है, एटमॉस्फेयर है। ये तारा हम लोगों से बहुत दूर होता है और यहाँ पे बीच में क्या है, वैक्यूम, निर्वात है। जब ये लाइट निर्वात से होकर आया तब इसका एटमॉस्फेयर के अलग अलग स्तर से इसका लगातार अपवर्तन होता है। इस तरह के अपवर्तन को एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। इस प्रकार के अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। तो कह सकते हैं कि चूंकि तारा से आने वाला प्रकाश वायुमंडल के अलग अलग स्तर से होकर गुजरता है, इसलिए प्रकाश के किरणों का वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, जिसके कारण तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई पड़ता है। इंग्लिश में कह सकते हैं, सिंस द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार सफर through different layer of atmosphere, so the atmospheric refraction take place and hence the star is twinkle। स्टार के ट्विंकल होने का कारण एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन, क्योंकि इसमें पृथ्वी के सतह पर हवा की मात्रा बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के सतह से ऊपर जाते हैं, वायुमंडल पतला होता जाता है, मतलब हवा के कणों की मात्रा ऊपर जाने पर घट रही है और इसलिए ऊपर तब विरल माध्यम और नीचे सघन। ऊपर विरल से सघन में आने से लगातार प्रकाश की किरण जो तारा से आ रहा है अपवर्तन हो रहा है और इसलिए तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई पड़ता है। तो तारा के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। तो याद रखना है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। तो इस तरह से अगर आप खुले हुए आकाश में बैठते हैं या रहते हैं तो देखें आप कि ऊपर से तारा आपको झिलमिलाता हुआ नज़र आता है। वही झिलमिलाना वाजिब में टिमटिमाना कहा जाता है। लेकिन अगर हम उसी समय यानी रात में किसी सिस्टम से अगर हम वायुमंडल से ऊपर जाएं, अगर हम वायुमंडल जितना ऊपर है उससे अगर हम थोड़ा ऊपर निर्वात में चले जाएं तो तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ उस ऊंचाई पर वायुमंडलीय अपवर्तन नहीं होता है। तो याद रखना है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। क्लियर है? थैंक यू। तो आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे। ये चैप्टर लेंस एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चल रहा है और इस चैप्टर में हम लोगों ने थ्योरी पूरा कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद हम लोग इसके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पर चल रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।